ओके, ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। बेटा बात नहीं करिए, ऑन कर दिए मैंने पहले। बच्चों आज हमें पढ़ना है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में ग्रुप 16 शायद है ना, ग्रुप 16 15 नहीं हुआ था ना। चलिए देखिए बेटा, अब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक ग्रुप 15 का। पहला पॉइंट, ग्रुप 15 के मेंबर्स कौन है बेटा? ग्रुप 15 के मेंबर हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनका सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट क्या है? तो नाइट्रोजन 2s2 2p3 आएगा, तो यहाँ पे इनर्ट गैस आ गई हीलियम, फिर नियॉन आई 3s2 3p3, और इसके बाद आपको ध्यान रखना है यहां से अगले मेंबर में जिसमें आर्गन आती है उसमें 3d10 भी अंदर होता है, फिर 4s2 4p3 है, और इन दोनों के बीच में इस s और p के बीच में d है। दैट मींस इसका एनर्जी गैप बढ़ गया है। सिमिलरली आर्गन के बाद जब हम क्रिप्टॉन लिखते हैं तो 4d10 लिखते हैं, और ये 5s2 5p3 होता है। एंड जब हम जेनॉन लिखते हैं तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 4f14 भी होता है, 5d10 भी होता है, और फिर 6s2 6p3, और ये दोनों ही इनके बीच में है कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज गैप बढ़ जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जनरल पॉइंट तो यही है कि आउटर मोस्ट तो ns2 np3 है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। स्टार्टिंग से डिफरेंस देखिए, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3 दिख रहा है 2s2 2p3, बट नाइट्रोजन में अंदर वाली शेल हीलियम है, यानी इनर्ट गैस तो है, लेकिन ये इनर्ट गैस बाकी इनर्ट गैस से अलग है। कैसे? इसमें ड्यूप्लेट है, बाकी सब में ऑक्टेट है। फॉलोड बाय नाइट्रोजन में ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें डी नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन में एडवर्स इफेक्ट आएंगे। क्लियर? यहाँ फॉस्फोरस में 3s2 3p3 है, और अगर 3d है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसलिए ये यहाँ से जंपिंग हो सकती है, और ये जब जंप होगा तो 5 अनपेयर होंगे, और ये इसलिए NCl5 नहीं होता, PCl5 होता है। फॉस्फोरस का PCl5 एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन का NCl5 नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन में डी सबशेल नहीं है। तो ये हो गया पहला कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट। क्लियर? अब इस कॉन्फ़िगरेशन के जो कॉन्फ़िगरेशन देखा उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि N सिंगल बॉन्ड N की एनर्जी और P सिंगल बॉन्ड P की एनर्जी किसकी ज्यादा है? वेरी गुड, होनी चाहिए N की, क्योंकि साइज तो उसका छोटा है, लेकिन यहाँ रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक लोन पेयर रिपल्शन, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। तो ये बॉन्ड एनर्जी की बात है, याद रखिएगा। बट ये याद रखना, अगर उसने N2 कह दिया तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड में N2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग N2 का ही है। ठीक है? सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस यहां से क्या आया कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो गई, 5 नहीं है, जबकि इस ग्रुप में बाकी मेंबर की कोवेलेंसी 5 हो सकती है, नीचे जाने पे फिर 3 हो जाती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। क्लियर है? नाइट्रोजन 5 नहीं शो करेगा। अगर कोई भी स्ट्रक्चर उन्होंने कहा है कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा रेजोनेंस के बनाए, सबसे पहले ये देखते हैं कि नाइट्रोजन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें 5 बॉन्ड दिख जाए। जहां हम नाइट्रोजन से 5 बॉन्ड दिख गया वो स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करेगा, और ये बहुत कॉमन है ये वाला कंसेप्ट कि वो बना के जो दिखाते हैं उसमें नाइट्रोजन से 5 बॉन्ड दिख जाते हैं, ऑर्गेनिक में भी कई बार मिल जाएगा। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बेटा? और इस कॉन्फ़िगरेशन से क्या आया? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, स्पेशली इन 3 में जिसमें डी आ गया है, तो ऊपर फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ लेता, आराम से PCl5 बन जाता है। बट जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये 5 वाली वैलेंसी की स्टेबिलिटी कम होगी और 3 की बढ़ेगी, जो थ्योरी का उल्टा है। थ्योरी का उल्टा क्यों है बेटा? क्योंकि हम ये सोचते हैं जिसका साइज बड़ा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़े, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, साइज तो नीचे जाने में बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं कम छूट रहे हैं। तो यहाँ
ड्यू टू एनर्जी गैप बिटवीन दिस एंड दिस, ये गैप बढ़ रहा है, या आप कहेंगे इनके बीच में आने से पुअर स्क्रीनिंग हो जाती है, और पुअर स्क्रीनिंग आने से ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे डी में जाना मुश्किल हो जाता है। तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी एंड एफ सबशेल, इनर्ट पेयर इफेक्ट टेक्स प्लेस। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक +3, एंटीमनी +3 और बिस्मथ +3 में ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, जबकि इन्हीं के +5 अगर तीनों होंगे तो +5 में ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे करके पूछ लेते हैं कि इन तीनों में +3 में दे दिया विच इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी ये 3 दे देंगे विच इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन होना है, 3 से 5 में जाना है। एग्जाम में जाकर ये याद आता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो कई बार ये आता है कि अरे ये साइज बड़ा है, ये शायद इसमें चला जाएगा, जबकि उल्टा है, इसका साइज छोटा है और यही यहाँ का रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका +5 ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू +3 आपस में कंपैरिजन में, तो ये +5 में चला जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिड्यूस। या ये 3 दे देंगे, कहेंगे विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों में कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, शायद एग्जाम में दिमाग में आ जाए भाई जो छोटा है वो इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि यहाँ उल्टा है, इलेक्ट्रॉन लेने पे +3 में जाना है, +3 किसका स्टेबल है, इसका स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा, ये। तो ये जो हमारी जो बेसिक थ्योरी है उसका उल्टा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कॉन्फ़िगरेशन से निकल के आ रहा है। डन। अब बाकी 4 फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस ना भी करें तो चलता है। कौन कौन सी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? पहले साइज से स्टार्ट किया करिए। साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि शेल बढ़ती है इसलिए साइज बढ़ता है। तो अब इसमें आपको थोड़ा ना, जब रीजन असर्शन आते हैं तो ये ध्यान रखना है, वो एक दे देंगे टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, अब उसका रीजन दे देंगे ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन शेल, तो शेल बढ़ती है। और क्या चीज कम होती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन तक चार्ज इफेक्टिव पहुंच रहा था, वो कम हो जाता है। तो दोनों बातें एक ही है। सेकेंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। कॉमन सेंस है, टॉप से बॉटम साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। अब क्यों कम हो रही है? साइज बढ़ा है, एक रीजन ये है, क्लियर है, ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, व्हाटएवर, तो आयनाइजेशन कम हो गई, कोई डाउट है? क्लियर है। अब आयनाइजेशन में एक पॉइंट और था कि ग्रुप 16 से इसकी आयनाइजेशन सोचें तो इनकी आयनाइजेशन ज्यादा है, क्योंकि ये चीज जो है ये हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड होने की वजह से आयनाइजेशन बढ़ जाती है, मोर देन एक्सपेक्टेड हो जाती है। तो इनकी आयनाइजेशन मोर देन एक्सपेक्टेड है, इसलिए ग्रुप 14 से भी ज्यादा है, 16 से भी। लेकिन रीजन अलग है। अगर कोई कहे कि ग्रुप 14 से इनकी आयनाइजेशन क्यों ज्यादा है, तो एक ऑर्डिनरी ट्रेंड है, इनका साइज छोटा है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है इसलिए आयनाइजेशन बढ़ती है, तो साइज छोटा है तो आयनाइजेशन ज्यादा है। और दूसरा क्वेश्चन है ग्रुप 16 से इनकी आयनाइजेशन क्यों ज्यादा है, तो अब की साइज नहीं कहेंगे, अब की आप कहेंगे हाफ फिल्ड। समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन ये है कि ग्रुप 15 की आयनाइजेशन दोनों ग्रुप से ज्यादा, 14 से भी 16 से, क्यों, तो इसका रीजन अलग होगा, इसका रीजन अलग होगा। थर्ड आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह लीजिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कितनी हीट छोड़ेंगे, तो कॉमन सेंस है, टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है, इट डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। बट शायद ही याद आए आपको शायद ही याद आए, नाइट्रोजन और फास्फोरस में एक्सेप्शन है। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में एक्सेप्शन होता है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, फास्फोरस की ज्यादा, जबकि थ्योरी के हिसाब से नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन है किसकी ज्यादा? फास्फोरस। और वो पता है इसे कैसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है हीट निकलना, तो हीट निकलने को नेगेटिव साइन बोलते हैं। तो कहेंगे द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस इज मोर देन नाइट्रोजन। या फिर ये कह देंगे कि फास्फोरस हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। तो ये याद रखना है, यहाँ नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव साइन का मतलब है सिर्फ एक्सोथर्मिक। तो जब उन्होंने कहा फास्फोरस हैज मोर नेगेटिव, तो मोर पढ़ो, नेगेटिव छोड़ो, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन, मतलब फास्फोरस हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन, क्योंकि नेगेटिव यहाँ एक्सोथर्मिक को बता रहा है और कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप से बॉटम घटती है, बट सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में एक्सेप्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ डी नहीं है, साइज कॉम्पैक्ट है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है इसलिए।
तो यहाँ रिपल्शन की वजह से है। चौथा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहते हैं, एंड वो बहुत सिंपल है, आपको क्लियर भी है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इस ग्रुप में भी नाइट्रोजन सबसे नेगेटिव है, नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और नाइट्रोजन और फास्फोरस में तो शार्प डिक्रीज दिखेगा, बट बाकी सब मेंबर्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर ही है। बोलो क्लियर है चारों पॉइंट। पांचवा इसमें अगर लिखना चाहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख सकते हैं या वैलेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3, +3 और +5 है। और -3 के लिए हम सबसे पहले कहेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेना, जो शुरू में ऊपर बैठा है वो तो साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नीचे जाएंगे तो नहीं ले पाएंगे इलेक्ट्रॉन, मेटलिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, तो -3 की स्टेबिलिटी नीचे आते समय कम हो रही है, +5 की स्टेबिलिटी ये भी कम हो रही है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कम हो रही है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और नीचे जाते समय +3 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो तीनों क्लियर है। नाइट्रोजन कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट और शो करता है, जैसे -3 के अलावा -1 भी है NH2OH में, -1/3 भी है N3H में, नाइट्रोजन का प्लस में भी है, ठीक है, किसमें है N2O लाफिंग गैस में, NO में +2 है, और N2O4 या NO2 में +4 भी है। तो नाइट्रोजन में वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और भी है, बट याद रखना है नाइट्रोजन का +3 अनस्टेबल है। अगर कभी नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो वो डिस्प्रपोर्शियोनेट हो जाता है, और पहली रिएक्शन ही एनसीईआरटी में ये है कि HNO2 काहे में चेंज होता है, NO और HNO3 इनमें चेंज हो जाता है, बाकी बैलेंसिंग कर लेंगे, यानी ये +5 में चला जाता है। तो नाइट्रोजन अगर कभी +2 में हो, सॉरी +3 में अगर दिखता है तो वो डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन के थ्रू किसी और में चेंज होगा। ये वाली रिएक्शन जो भी है याद जरूर कर लीजिए। बोलो क्लियर है यहां तक। ये हो गई बेटा जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी। एक जैसे मेटेलिक कैरेक्टर है, टॉप से बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, शुरू में नॉन मेटल है तभी तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बीच में मेटलॉइड है, तो 2 to 1 है, 2 नॉन मेटल, 2 मेटलॉइड एंड 1 मेटल। तो यहाँ नॉन मेटल फिर मेटलॉइड फिर मेटल। एक एनसीईआरटी ने फालतू की हेडिंग दे रखी है, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी अक्रेंस कहाँ कितनी है, जैसे एयर में नियरली 78% नाइट्रोजन है, तो वो थोड़ा चेंज करके एयर की जगह अर्थ कर देता है। ऑक्सीजन के लिए किया उन्होंने कई बार, और कई बच्चों से गलती हुई, जैसे उन्होंने दे दिया कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, अब आगे कोई पढ़ता ही नहीं, एयर पूछा है अर्थ पूछा है, एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज 20 के आसपास है, लेकिन अर्थ में कितनी है, अर्थ के अंदर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, अर्थ सरफेस, एल्यूमिनियम अर्थ के अंदर मोस्ट अबंडेंट मेटल है, अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। अब इसको एक बार गूगल करके देखिएगा, देखेंगे 50% के आसपास ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर कहीं जाके एल्यूमिनियम है, ठीक है, 49% है, ठीक है। तो ठीक है, मिटा दूं अब इसे, डन। तो ये हो गया हमारा जनरल फिजिकल केमिकल एंड अबंडेंस। मैं आपको पहले ही बता दिया, आप क्वेश्चन देख लेंगे, और अबंडेंस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर एक नंबर पे, या लास्ट ईयर एक नंबर में फ्लोरीन के लिए आ गया था कि टूथपेस्ट में फ्लोरीन होता है, किस रूप में होता है, या किसी एक और का नाम दे दिया था फ्लोरेपेटाइट, है ना, एक नंबर में आ चुका है। तो एक आध नंबर में कभी कभी वो दे सकते हैं, तो उसको देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। आई होप सो क्लियर है। जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको वही 4 कंपाउंड देखने, जैसे हाइड्राइड देखना है कि इस ग्रुप के हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या है, हाइड्राइड, तो MH3EH3 जो कह लें वो हाइड्राइड है, यानी हाइड्रोजन से कंबाइन करके जो कंपाउंड बनते हैं वो हाइड्राइड है। EH3 इसका जनरल फॉर्मूला है, NH3PH3। इस हाइड्राइड में M और या E और H के बीच की बॉन्ड लेंथ नीचे जाते समय बढ़ेगी, तो ये नीचे जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। कॉमन सेंस है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी। बस इसमें 2 और याद रखिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर एंड एसिडिक कैरेक्टर, तो ये दोनों भी नीचे जाते समय बढ़ते हैं, तो बॉन्ड लेंथ, रिड्यूसिंग एंड एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तीनों का रीजन ऑलमोस्ट एक ही है, ये कि बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, हाइड्रोजन जल्दी निकलती है तो रिड्यूसिंग हो जाता है, हाइड्रोजन जल्दी निकलती है तो एसिडिक ज्यादा होता है,
इसलिए रिड्यूसिंग और एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाते समय बढ़ता है। कई बार उल्टा करके पूछ लेते बेसिक, जोर से बोलो। अरे व्हाट इज मीनिंग बाय रिड्यूसिंग कैरेक्टर? दूसरों को रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों रिड्यूस तो खुद को ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज की एक डेफिनेशन है गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लग रहा है, तो नीचे जाएंगे बॉन्ड जल्दी टूटेगा, नीचे जाएंगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, बॉन्ड जल्दी टूटेगा यानी हाइड्रोजन जल्दी अलग होगी, हाइड्रोजन जल्दी अलग हो रही है तो ऑक्सीडेशन जल्दी हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये तीन कैरेक्टर नीचे जाते समय बढ़ेंगे, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डाइपोल मोमेंट जिसे पोलैरिटी कहते हैं, और बॉन्ड एंगल ये नीचे जाते समय कम होंगे। अब रीजन असर्शन में यहाँ थोड़ा पेपर टिपिकल हो जाता है कि जब वो ये कहते हैं कि उन्होंने असर्शन में ये दे दिया कि टॉप टू बॉटम जाते समय अमोनिया टू BiH3 बॉन्ड एंगल कम होता है, अब वो देंगे रीजन क्यों। ड्रैगोस रूल तो लगता ही नहीं है, मतलब ड्रैगोस रूल इस चैप्टर का है, इस यहाँ BH3 का है, लेकिन ड्रैगोस रूल कहता है कि अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन है, नीचे हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, लेकिन इससे आंसर यहां नहीं हो रहा। रीजन क्या है कि नीचे जाते समय बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रहा है? लोन पेयर कम हो जाते हैं। तो अब आपको क्या याद रखना है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ये है नाइट्रोजन, ये है बिस्मथ, और ये बेसिकली दोनों में कंडीशन है, ठीक है। बिस्मथ का साइज नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में बड़ा है, इसलिए बिस्मथ का ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दूर है। नाइट्रोजन का साइज बिस्मथ के रेस्पेक्ट में छोटा है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस रेस्पेक्ट में पास है। हम ये बात ही नहीं कर रहे कि हाइड्रोजन से कौन ज्यादा नेगेटिव है, हम तो कह रहे हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। और क्योंकि नाइट्रोजन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर पास में है, तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है, और क्योंकि ये वाला रिपल्शन ज्यादा है बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन दूर हैं तो ये रिपल्शन कम है, तो यहाँ आपको कहना पड़ेगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, वहां हम कहते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है। तो एग्जाम में इसके जो रीजन आता है वो ये एज on moving from nitrogen to bismuth या ammonia to PiH3 the bond pair repulsion decreases, therefore bond angle decreases। जितना रिपल्शन ज्यादा होगा वो तो रिपेल करेंगे, दूर हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, यहाँ रिपल्शन डिक्रीजेस। अगर वो कहते हैं डाइपोल मोमेंट क्यों कम होगा, तब रीजन अलग हो जाएगा, तब आप कहेंगे नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है पोलर कौन ज्यादा है, तो पोलैरिटी इसकी ज्यादा है इसलिए, या ये कहें ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड आ जाता है, इसीलिए डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा है, नीचे कम। व्हाट इज पोलैरिटी? पोलैरिटी है तो वैसे वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आप वेक्टर्स निकालते हैं और सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो बेसिकली पोलैरिटी का मतलब क्या है, अगर फिजिकल सेंस में समझें व्हाट इज पोलैरिटी, तो पोलैरिटी का मतलब होता है चार्ज सेपरेशन हो जाना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ की ओर दिख रहे हैं, तो इधर की ओर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नीचे की ओर पॉजिटिव, तो जब चार्ज सेपरेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पोलैरिटी। जैसे आजकल ना इलेक्शन टाइम पे स्पेशली लोग स्पीचेस में कहते हैं कि इनकी स्पीचेस जो है लोगों को बहुत ज्यादा पोलराइज कर देती हैं, दैट मीन्स दो भागों में डिवाइड करने का काम करती हैं, दैट मीन्स एक लेवल अलग दूसरा लेवल अलग करने के लिए करती हैं, तो दैट इज पोलराइज होना। तो जहां भी चार्ज सेपरेशन हो जाए, दो चीजें अलग अलग दिखने लगे, वो उतनी ज्यादा पोलर है। फिलहाल केमिस्ट्री में पोलैरिटी देखी जाती है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, जो कि एक फिजिक्स की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल? वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बेसिकली एक पॉइंट चार्ज कहीं रखा है, और वो पॉइंट चार्ज के चारों ओर का एक इलाका है जहां उस पॉइंट चार्ज का कुछ इफेक्ट है, यानी वहां कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट, रिपल्शन या अट्रैक्शन झेलना पड़ेगा। जहां तक इसका इलाका है वहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नापे कैसे, कहां तक है, उसे नापने के लिए दो तरीके बना रखे हैं, एक स्केलर का और एक वेक्टर का। स्केलर वाला तरीका पोटेंशियल है, वेक्टर वाला तरीका इंटेंसिटी है। अब बेसिकली अगर आपको याद हो, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए या डाइपोल मोमेंट वहां पे भी निकालने के लिए शायद आपका फॉर्मूला था P = 2QL, है ना। व्हाट इज 2Q?
यहाँ तो 2q है ना, व्हाट इज 2q? ट्वाइस ऑफ चार्ज या ट्वाइस ऑफ लेंथ? हाँ तो मैंने यहाँ 2q ये वाला बोला जो यहाँ लिखा है, नहीं मतलब तो फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, बोले तुमने 2q बोला था यार हद हो गई, मैं आपसे यही वाले की बात कर रहा हूँ ना। तो ये डिस्टेंस जो बीच की होती है उसे 2l लेते, क्यों लेते हैं 2l? बेसिकली हमें जो होता है उसका हाफ करना होता है, और अगर हमें हाफ करना है तो हम वो दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 2l ले लेंगे तो हाफ करने पे वो l रह जाएगी, मैथमेटिकल इजी हो जाएगा। अगर डिस्टेंस हम पहले से l लोगे तो l/2 हो जाएगी, तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी, बस इसलिए उसको एज्यूम 2l किया उन्होंने। डायरेक्शन क्या ली है उन्होंने? वेरी गुड, ये कह रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, सही कह रही है क्या? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव है या पॉजिटिव टू नेगेटिव है? केमिस्ट्री में क्या है? बैटरी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, जितनी सांसें हैं उतने से जीने दो उसे, ठीक है। चलिए तो बताइए बेटा, वहां फिजिक्स में क्या है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन? नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पे भी बेसिकली जो डायरेक्शन है वही है, बस लोगों को लगता है कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में उल्टा है, लोगों को ऐसा लगता है। केमिस्ट्री में बोला जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, केमिस्ट्री में बोला जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। और फिजिक्स में भी यही बोला गया है, फिजिक्स में क्या बोला है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब कई लोगों को दिखता है अरे यार तुम कह रहे हो एक ही बात है, कहां एक ही बात, यहां तो उल्टा लग रहा है, लेकिन जब ध्यान से समझते हैं तो लगता है अरे नहीं बात तो एक ही। एक्चुअली यहां हम कह रहे हैं वो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो इलेक्ट्रॉन को, अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है तभी तो खींच पा रहा है, और यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है। इलेक्ट्रॉन क्यों फेंक रहा है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है, तो वही डायरेक्शन है दोनों में। ऐसा नहीं है कि बस वर्ड अलग है, हम केमिस्ट्री में इसे कह देते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बेसिकली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन, किसी से इलेक्ट्रॉन छीनना हो तो इनमें पावर ज्यादा है, तो दोनों जगह सेम थिंग है, बस खाली बोलने का तरीका अलग है। बोलो क्लियर है अब डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं? ठीक है नेक्स्ट, मतलब अगर वही है ना कि फिजिक्स वालों के पास पढ़ाने के लिए इतना ज्यादा सिलेबस है ना, वास्ट, फिजिक्स में बहुत सिलेबस है, ऑब्वियसली हर चीज अलग है उनकी, ठीक है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स अलग है, हीट अलग है, लाइट अलग है, बहुत बड़े बड़े, वो पड़ोस में बैठ के सुन रहे, तो उनको बहुत पढ़ाना पड़ता है। तो हो सकता है वो इतना लच्छेदार डाल के, मसाला डाल के ना बता पा रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाना होता है। और यूजुअली फिजिक्स वाले पता है, अगर मैंने देखा है, बड़े आराम से कूल माइंडेड होते हैं, इतनी टेंशन नहीं लेते हम लोग, मतलब वो पीछे वाला उनकी आवाज सुनने बड़ी बात होती है कई बार तो, ठीक है, बहुत बार बार जैसे कहेंगे ना, देखो ये प्लस चार्ज ये माइनस, मतलब ऐसे एकदम सीधी लाइन बनाएंगे, जरा सी टेढ़ी हो जाए ना फिर मिटा देंगे। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? अबे समझा तो समझ, चलिए थोड़ा बहुत इन लोगों का मिलता रहता है, अच्छा है, ठीक है। बाकी इनको कुछ करना नहीं होता, मैं भी सोच रहा हूँ एक आध साल में फिजिक्स जैसा कोई अच्छा सब्जेक्ट पकड़ लूं, कुछ नहीं करना, ऑल इन वन नहीं करना, अबे कुछ करना थोड़ी है, 2-4 फार्मूले बता देने, उसके बाद कहना है वेरी इजी, कोई क्वेश्चन आ जाए वेरी, अभी ये नहीं आया ना, क्या करना है, 2 कंपोनेंट कर लो, खत्म हो गया आदमी, बच्चे ही वहां खत्म, साइन थीटा कॉस थीटा बच्चे ही खत्म, बोले कॉय खत्म, उसके बाद बच्चा गर्दन हिलाता रहेगा। अरे भाई साहब कुछ बोल दो बच्चे को, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर, मिरर फार्मूला 1/this, वो तो चुपचाप खड़ा हुआ, ठीक है चल रहे भैया, तुम अपनी रामायण चलाते रहो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। 100 में एक बच्चा ऐसा होता है जो फिजिक्स में मतलब जिसे समझ में आ रही होती है टीचर कह क्या रहा है, फिर वो हार्ट रेज ऊपर कर देता है,
सर एक्सक्यूज मी सर, ये क्या बोल गया आप? अच्छा तेरे समझ में आ गया सर? यहाँ हमें नहीं समझ में आ रहा, तो नहीं समझ में आ रहा। फिर ये कहता है रुक जाओ अभी बताते। चलो गलत हो गया, ठीक कर लो इसे। 4 बारी बात करता है, अरे यार ये कह रहा तो कुछ गलत ही हुआ होगा, है नहीं? हाँ मतलब मैं अभी देता हूँ, और जहां अटक जाओ बड़ा अच्छा है बेटा। ये ना अगले चैप्टर से लिंक्ड है, आपको अपने आप समझ, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें पूछना भी नहीं पड़ेगा। कहना क्या चाहता आइंदा पूछियो मत ये वाला सवाल। समझ में आ रहा, ये अपने आप समझ में आएगा। चलो हाँ बेटा टॉपिक फिनिश तो होने दीजिए अभी, आपके सारे सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ये वाले तो पूछोगे ही नहीं कभी। बेटा ये तो इतने इजी लगेंगे ना कि रात में सोते सोते भी कोई कहेगा ना तो कहोगे हो गया फेल हो गया, सीधा बोल यार। ठीक है आ जाओ भाई, लौट के आओ भैया केमिस्ट्री में। ठीक है चलिए, अब थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए, रिवीजन है यार ये। ठीक है नाइट्रोजन पे आ गए, इस बीच हमने 2-3 हेडिंग गायब कर दी। कौन कौन सी? ऑक्साइड, मेनली 2 ऑक्साइड होते हैं, ट्राई और पेंटा। नाइट्रोजन 5 बनाए फिर रहा है। ठीक है वो मोनो ऑक्साइड NO N2O वो सारे कोर्स में है तो पढ़ने ही आगे, तो क्यों से रिवाइज करें। कौन से ऑक्साइड एसिडिक ज्यादा होंगे? जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कम एसिडिक होंगे। क्लियर है? NO N2O और CO 3 ऑक्साइड ऐसे जो न्यूट्रल है पूरी केमिस्ट्री में, बाकी सारे या तो एसिडिक है या बेसिक है या एम्फोटेरिक है। बोलो क्लियर है यहाँ तक ऑक्साइड? ठीक है ऑक्साइड में अभी और भी है। हैलाइड, 2 तरह के हैलाइड है, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। पेंटा हैलाइड की शेप याद कर लो, PCl5 की शेप क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब जैसे उन्होंने ये दे दिया PBr2Cl3, ठीक है अबे होगी तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाने तो दे। ये है ट्राइगोनल, ये है बाइपिरामिडल, ये 2 बॉन्ड बड़े हैं, ये 3 इक्वल हैं, तो क्या सही है? 2 ब्रोमीन यहां आएंगी, 3 क्लोरीन यहां आएंगी, या 1 ब्रोमीन क्लोरीन, ऐसे 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे ना। विच इज करेक्ट? क्यों गलत है ये? आप भूल गए, एक रूल पढ़ाया होगा बेंट्स रूल, और बेंट्स रूल क्या था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन एक्सियल पोजीशन, यानी यहाँ पे क्लोरीन आएंगी, यहाँ पे ये तो इक्वल पोजीशन है, कहीं भी रख लीजिए ब्रोमीन आएंगी, तो ये स्ट्रक्चर इसका सही है। ये वाली क्लोरीन कहीं लगा दो, ये तीनों पोजीशन एक है। तो लोन पेयर आता कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पे। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ आता है? एक्सियल पे। और ये कॉपी में 101% लिखाया है, ये शायद थोड़ा आगे लिखाया होगा बेंट्स रूल, और ये वाली चीज बनवाई भी होगी PCl3Br2 या PBr3Cl2 करके। तो ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कहाँ आना है। तो ये हो गया भैया पहली हेडिंग खत्म। जनरल फिजिकल, जनरल केमिकल एक बारी आप रिवाइज करेंगे, डन। अब जब आप रिवाइज करा करो ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में सोच लिया करो, दैट इज रीजन असर्शन भी आ सकते हैं, खाली क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका रीजन भी आ सकता है, ऐसा क्यों हुआ। नाउ नाइट्रोजन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? आई होप सो आपको याद ही है। वेरी गुड। पहला हम कहेंगे अमोनियम क्लोराइड ले लिया हमने NH4Cl, और सोडियम नाइट्राइट लिया, इनको हीट किया। जब हम हीट करते हैं तो NH4NO2 बनता है पहले, वो हीट करके टूट जाता है N2 पे, और वही NaCl और वाटर जो भी है वो बन जाएंगे। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड है अमोनियम डाइक्रोमेट से NH4 होल ट्वाइस Cr2O3O7 सॉरी, इसको हीट करेंगे तो अमोनियम डाइक्रोमेट से भी N2 गैस बनती है, Cr2O3 बनता है, और वाटर जो भी बनने वो बन जाएंगे। बैलेंसिंग आप बुक से देख लेंगे, डन। थर्ड मेथड ऑब्वियसली प्योर नाइट्रोजन बनाने का हो गया। ठीक है बेरियम एजाइड ले लें, Ba की वैलेंसी 3, एजाइड की 1, Ba3 ये आ गया, BaN3 आ गया। एजाइड N3 नेगेटिव होता है, Ba की वैलेंसी 2, सॉरी ये सोडियम एजाइड हो गया, Ba की वैलेंसी 2, NaN3 नेगेटिव 1, तो ये हो गया। बेरियम या सोडियम एजाइड ले लीजिए, हीट करिए, बेरियम बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, दिस वन। ठीक है यहां से प्योर नाइट्रोजन है, लिथियम बेरियम या सोडियम एजाइड से प्योर नाइट्रोजन। एक आध मेथड और भी है कोई, एयर के लिक्विफिकेशन से नाइट्रोजन मिल सकती है, दिस वन इज। अब नाइट्रोजन पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है? हाईली, ये एक बार हो चुका है तब भी नहीं याद आ रहा।
बेटा एक कॉमन सेंस लगा, एयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन, कोई बात नहीं, कोई बात, मतलब उसका कहना हमें ना मालूम, हमें कोई नहीं मालूम, चलिए ठीक है, कलर तो पता है इसका, हाँ कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, नॉन पॉइजनस गैस है, ठीक है, वर्ड क्लियर है नाइट्रोजन के बारे में। अच्छा, हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है नाइट्रोजन, लेस रिएक्टिव, क्योंकि अगर हाईली रिएक्टिव होती तो एयर में इतनी बार बार रिएक्शन से कंपाउंड बनते या एयर की ऑक्सीजन बनते नहीं। क्यों लेस रिएक्टिव है? वेरी गुड, वेरी हाई लैटिस एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, इसे तोड़ना मुश्किल है, रिएक्शन ही मुश्किल हो जाती है, इसलिए इट इज ऑलमोस्ट इनर्ट, ठीक है, नेक्स्ट टू इनर्ट ही है ये दिस वन। अब इसके 3-4 ही कंपाउंड बनते हैं हमारे कोर्स में, जैसे एक अमोनिया बनाना है, जिसे हेबर्स प्रोसेस कहते हैं, तो N2+3H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3 है, और इसमें उन्होंने कैटलिस्ट भी दे रखा है। पहले जो कैटलिस्ट यूज होते हैं उन्होंने साफ लिखा है आयरन एंड मोलिबिडेनम, जो था वो पहले यूज होते थे कैटलिस्ट प्रमोटर। आज के कॉम्बिनेशन में उन्होंने लिख रखा है Al2O3 एंड K2O अब यूज होता है। फिलहाल अगर आप आयरन कैटलिस्ट मोलिबिडेनम प्रमोटर कहेंगे तो भी मान लेगा वो, Al2O3 एंड K2O लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, हो सकता है वो दोनों ऑप्शन अलग अलग दे दें, एक में ये एक में वो और दूसरे में बोथ और नन कर दें, या कॉम्बिनेशन में पूछ लें कौन कौन से यूज हो सकते हैं, तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही होंगे। बोलो क्लियर है नाइट्रोजन? बाकी नाइट्रोजन की एक रिएक्शन ऑक्सीजन से है, N2O2 से रिएक्ट करता है और बहुत मुश्किल से एट वेरी हाई टेम्परेचर NO बना लेता है, और ये एक स्टार्टिंग रिएक्शन है HNO3 बनाने के लिए नहीं सॉरी वो अलग हो गया, HNO3 बनाने के लिए अमोनिया से NO बनाते थे, यहां से नहीं, अमोनिया को एयर से ऑक्सीडाइज करके NO बनाते, ये नहीं है वो रिएक्शन। फिलहाल ये एक रिएक्शन, बोलो क्लियर है? मेरे ख्याल इसके अलावा हमने नाइट्रोजन की और कोई रिएक्शन नहीं लिखी हुई। हाँ बेटा, हाँ नाइट्रोजन जो है कुछ मेटल से रिएक्ट कर लेता है डायरेक्ट, जैसे मैग्नीशियम का रिबन लें और N2 के एटमॉस्फेयर में डाल दें तो Mg3N2 बन जाएगा, यानी नाइट्रोजन ग्रुप 2 से रिएक्ट कर लेता है डायरेक्ट, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम से करता है, क्योंकि लिथियम ग्रुप 2 को डायगोनल रिलेशनशिप से मैच करता है। एनी डाउट? इतना क्लियर है? अब आ जाते हैं हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बेटा 5 ऑक्साइड हैं, अब इस बारी अब क्या हुआ, इस बारी स्ट्रक्चर तो आने नहीं, डन, तो हाँ बेटा, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होंगे, बस अगर मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर अगर आएंगे भी तो कैसे आएंगे, मतलब आपको खाली आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कौन सा स्ट्रक्चर गलत है कौन सा स्ट्रक्चर सही है, बस उतने में, तो इसका मतलब सारे स्ट्रक्चर अगर आप एक बार देख लेंगे इट्स इनफ। तो नाइट्रोजन के 5 स्ट्रक्चर बताओ भैया कौन से 5 है? पहला सॉरी N2O5 से हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, याद आ गया, हम रिवर्स चल रहे हैं जैसे हमने पहले भी पढ़ाया होगा, तो ये रहा N2O5 का स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना लोगे, दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक तो ऐसे ही रखो, एक ट्रांस यानी डबल बॉन्ड नीचे सिंगल बॉन्ड ऊपर, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां 3 लोन पेयर होंगे, जहां डबल बॉन्ड है वहां 2 लोन पेयर होंगे, मतलब ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर, एक ही बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर, ठीक है, ये आ गया N2O5, सिस और ट्रांस 2 बन गए, मिटा दूं इसे, ये हो गया N2O4, फिर 2 स्ट्रक्चर, एक सिस एक ट्रांस, क्लियर है, ये एक कम कर दिया, ये बन गया N2O3, कोई दिक्कत? N2O3 समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं? अब N2O3 बीच से मिटा दिया, ये NO2 है और ये NO, ठीक है, और अगर इसे लिखा रहने देते और इसे मिटा देते, अरे सॉरी मैंने गलत मिला दिया, N2O, ठीक है सॉरी, ठीक है, N2O लाफिंग गैस, बोलो क्लियर है? तो एक एक करके कम करते जाइए, बनाते जाइए स्ट्रक्चर, और जो बॉन्ड हटाएंगे उसके 2 इलेक्ट्रॉन जहां लगाने वहां लगा दीजिए। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले N2O कैसे बन सकता है, लाफिंग गैस, वेरी गुड, एक है जिंक, जिंक की रिएक्शन HNO3 से कर दें डाइल्यूट से, तो ये जिंक नाइट्रेट बनेगा और साथ में N2O लाफिंग गैस बनेगी, वाटर बनेगा, या फिर अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें तो अमोनियम नाइट्रेट हीट करने पे लाफिंग गैस और वाटर देता है, ठीक है, वो NO2 और NO के लिए है, बोलो क्लियर है?
अब NO के लिए एक मेथड एनसीईआरटी में दे रखा है जो थोड़ा टफ है, याद नहीं आता, FeSO4 वाला, H2SO4 के साथ, बताइए याद है? ठीक है, वो एक मेथड ऐसा है जो याद करना थोड़ा सा टिपिकल है, वो आप रिवाइज करते रहोगे तो याद रहेगा। अगर आप आज रिवाइज करके आते हो तो आज बता सकते थे, आप रिवाइज करके नहीं आए इसलिए नहीं बता पा रहे। बोलो क्लियर है? बाकी मेथड भी क्लियर है। अब NO कैसे बना, एक तरीका जैसे इन्होंने बताया, या पहले ये वाला लिख ले रहे हैं, इजी है। कॉपर और डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो कॉपर का नाइट्रेट बन जाता है और NO बन जाता है। बोलो क्लियर है? प्लस वाटर बनेगा ही बनेगा। और दूसरा तरीका यही है, NaNO3 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4, तो ये फेरिक सल्फेट चेंज हो जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन होके NO बनेगा, और ये Na जो है ये NaH2SO4 के साथ NaHSO4 में चला जाएगा, वाटर बन जाएगा, व्हाटएवर ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। बोलो क्लियर है? एनी डाउट? बेटा एक मेन पॉइंट जो होता है ना, आप रेडॉक्स का सहारा लिया करिए कि एक ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिड्यूस होता है। यहाँ आयरन +2 में है, ये +2 से +3 में गया, यानी ये यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये नाइट्रोजन +4 में +5 में था, +2 में गया, रिडक्शन। दूसरा तरीका इसको याद करने का जिससे ये नहीं होती, उसके लिए क्या है, H2SO4 गायब कर दो पूरे से, H2SO4 गायब कर दो, बहुत जल्दी याद होगी इक्वेशन, बहुत जल्दी, बस दिमाग से गायब करना। ये यहाँ से H2SO4 अगर आपने हटाया है तो उसकी जगह H आयन आ जाएंगे, क्योंकि सल्फेट हर जगह कॉमन है, वो गायब हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ से H2SO4 हटाओगे तो ये आयरन सिर्फ +3 दिखाना होगा आपको, यहाँ से H2SO4 हटाओगे तो सिर्फ Na दिखाना होगा आपको, HSO4 नहीं दिखाना होगा, Na, क्योंकि वो H आयन तो यहाँ से बैलेंस हो जाएंगे, और ये वाटर ये, तो अब आपको रिएक्शन याद रखना आसान हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आयनिक फॉर्म में याद की जाती है, जो दोनों तरफ आयन कैंसिल होती है उन्हें हटा सकते हैं, और इसको भी टीचर नहीं काट सकते, इसको भी कोई भी कट नहीं कर सकता। बोलो क्लियर है? क्या हो गया? एनी डाउट? मिटा दूं अभी ये सब, तो ये हो गया N2O, डन हो गया डन। अब आप ये सारे याद करके आइए, परसों से आपके प्री बोर्ड शुरू है ना, कल और आपकी क्लास होगी, आप रिवाइज करें। रिवीजन का मतलब बच्चों को पता है क्या होता है, ये नहीं होता कि पूरा ही मैं पढ़ाते जाऊं, रिवीजन का मतलब होता है आप भी करके लाएं और उसको डिस्कशन करें, थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद प्रॉब्लम्स पूछें। आप प्रॉब्लम्स कोई लाए नहीं है? हाँ बेटा, कोई भी हो पूछ लो। कोई मतलब हाँ देखिए, ये देखिए, ये है NH3, ये है PH3 एंड नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी ये प्लस है ये माइनस है, यानी ये एनाइन की तरह बिहेव कर रहा है, ये कैटाइन की तरह बिहेव कर रहा है बेसिकली यहाँ। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये एनाइन बढ़ रहा है, ये तो एनाइन की तरह बिहेव कर रहा है ना, यहाँ ये कैटाइन है, तो एनाइन का साइज बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कैटाइन का साइज बढ़ेगा तो आयनिक बढ़ेगा, नीचे जाते समय कोवलेंट बढ़ जाएगा। बोलो बेटा। बेटा ये है सरफेस केमिस्ट्री में और एवरीडे लाइफ बायोमोलिक्यूल में क्या कुछ चीजें होती है जो ज़्विटर आयन में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब जिस आयन में कैटाइन एनाइन दोनों हो सकते हैं, एक ही आयन में दोनों चार्जेस हो सकते हैं। मीडियम की कुछ ऐसी पीएच जब ये पूरा न्यूट्रल की तरह बिहेव करे, ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे कैथोड पे जाए ना ही एनोड पे जाए, न्यूट्रल की तरह बिहेव करे, दैट आयन इज नोन एज, दैट पॉइंट इज नोन एज, या पीएच इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और इस समय कोलॉइड्स लीस्ट स्टेबल होते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल की तरह बिहेव कर रहे हैं, चार्जलेस। कोलॉइड स्टेबल ही तब ज्यादा थे जब चार्ज था। डाइपोलर आयन प्रोटीन के कौन से फोर्सेस होते हैं? देखिए प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली, जैसे हम कहते हैं ना दो प्रोटीन के एटम है तो इनके बीच में एक लिंकेज होगी, क्या कहलाती है प्रोटीन की लिंकेज? पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो हम दो अमाइनो एसिड के बीच की लिंकेज तो पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं, बट अगर उन्होंने कहा ना इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर किससे स्टेबलाइज होता है, 3 डायमेंशन, तो या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर,
तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इवन पॉलीपेप्टाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर की क्वाइलिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, उसका ओवर कॉम्प्लिकेशन टर्शरी और क्वाटरनरी है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में दैट इज अमीनो एसिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है, बट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड लिंकेज कहलाती है। वंडरवॉल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड लिंकेज ये होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दिस वन, और इसमें यहाँ प्रोडक्ट, क्या परेशानी है आपको बेटा? आप यहाँ क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, यहाँ देखो लिखा क्या है, यहाँ क्वेश्चन देखिए आप लिखा क्या है, यहाँ इसका आंसर डी देना चाहिए। अच्छा बुक की गलती है, सॉरी मैं आपकी गलती समझ रहा था, इसका आंसर डी ही है, आप सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, इसका आंसर डी है, इनको नहीं याद आया, ठीक है। हाँ क्योंकि एल्कीन है, एल्कीन पे एडिशन करेंगे, बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। और कोई डाउट किसी का? चलो हैव ए नाइस टाइम, बाय। बेटा एक सेकेंड,